Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer, and I am here with another new lecture which is based upon unit number 7 exercise from your English book of 9th class. In our previous lecture we discussed the whole translation from English to Urdu of your unit number 7, Sultan Ahmed Masjid. We learned a lot of new words, we learned difficult meanings of difficult words, and we learned spellings of difficult words also. We completed our translation part and our exercise part was remaining, so I committed that in our next lecture we will definitely go through the exercise. And this is the 10th lecture of this sequence. आज हम अपने इस 10वें लेक्चर को जो है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं. अब हम एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं विच स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन, आई मीन विच स्टार्ट्स फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चंस. तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज वाई इज़ सुल्तान अहमद मस्जिद ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद. तो हमने इसको बहुत ही डिटेल में जब हम अपने यूनिट का आगाज़ कर रहे थे तो वी हैव गॉन थ्रू इट, वी हैव स्टडीड इट, वाई वी कॉल और वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू मस्जिद इंस्टेड ऑफ सुल्तान अहमद मस्जिद. वाइल बोथ आर द नेम ऑफ द सेम मस्जिद, बट क्यों है, क्या वजह है, तो वो अब हम देखते हैं. सुल्तान अहमद मस्जिद इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू मस्जिद. सुल्तान अहमद मस्जिद को नीली मस्जिद के तौर पर भी जाना जाता है. और क्यों जाना जाता है ये भी हम देख लेते हैं, क्या वजह है जी, इसको क्यों नीली मस्जिद कहते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू टाइल्स दैट एम्बेलिश इट्स इंटीरियर. उन नीली टाइल्स की वजह से जो इसके अंदरूनी हिस्से को सजाती हैं, इनकी वजह से इनको ब्लू मस्जिद कहा जाता है. नंबर 2, हु वॉज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद. मस्जिद के मेमार के तौर पर किसको मुकर्रर किया गया था. मेमार जो माहिर तामीर होता है, जो तामीर करता है, तो किसको किया गया था. सैयद महमद आगा was appointed as the architect of the masjid. मैंने पहले भी मेंशन किया था, आर्किटेक्ट कहते हैं माहिर तामीर को, जो तामीर करता है, मामार होता है. तो सैयद महमद आगा को मस्जिद के मेमार के तौर पर मुकर्रर किया गया था. और किसने किया था, सुल्तान अहमद वान ने. नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आगे मेंशन भी होता है कि ये किस बोर्ड में आ चुके हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वाई वॉज अ हैवी आयरन चेन हंग एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट. कोर्ट में, दरबार की जो एंट्रेंस है, दाखिले की जगह है, वहाँ पर एक बहुत भारी लोहे की जंजीर क्यों लटकाए रखी थी. तो आंसर है द चेन वॉज हंग देयर. चेन जो थी, जो जंजीर थी, वहाँ लटकाई गई थी सो दैट, ताकि द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड. सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े. एवरी टाइम, हर बार, ही एंटर्ड द कोर्ट, जब भी वो दरबार में दाखिल हो. क्यों, इन ऑर्डर नॉट टू गेट हिट. पहली बात तो कि वो उसका सर जो है वो उससे टकरा ना सके. एंड ऑल्सो, और इसके साथ ही साथ, एज द सिम्बॉलिक जेस्चर, एक अलामती इशारे के तौर पे भी, टू इंश्योर, ताकि वो यकीनी बना दे, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ डिवाइन. अपने अल्लाह के सामने बादशाह की इनकसारी को यकीनी बनाया जा सके, इसलिए भी जो चेन है, जो लोहे की जंजीर है, उसको वहाँ पर लटकाया गया था. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक. मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा किस तरह का दिखाई देता था. तो द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, ये आंसर है इसका, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर एंड गैलरी लेवल इज़ वेरी अट्रैक्टिव. लोअर, निचले हिस्से पे, और बाला खाने के हिस्से पे जो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा था वो इंतहाई पुरकशिश था, इंतहाई खूबसूरत था. डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ ट्यूलिप फ्लावर्स, फ्रूट एंड साइप्रसेस मेक द इंटीरियर एक्सट्रीमली अपीलिंग एंड आई कैचिंग. मुख्तलिफ़ किस्म के नमूने, मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन, गुल लाला के, मुख्तलिफ़ फूलों के, फलों के और सरू के दरख्त के, वो इसके अंदरूनी हिस्से को इंतहाई खूबसूरत और जाज़िब नज़र या पुरकशिश बनाते थे. क्वेश्चन नंबर 5 है जी, वाई डू यू थिंक मदरसा एंड हॉस्पाइस वाज पार्ट ऑफ द मस्जिद. आपको क्यों लगता है कि मदरसा और एक मेहमान खाना जो है या सराय जो है, वो मुसाफिर खाना जो है, वो मस्जिद का हिस्सा होना चाहिए. तो मदरसा एंड, इसका आंसर है मदरसा एंड हॉस्पाइस वाज पार्ट ऑफ द मॉस्क बिकॉज, मदरसा और मुसाफिर खाना या मेहमान खाना मस्जिद का हिस्सा था क्योंकि नंबर 1, इट वाज अ कस्टम ऑफ द टाइम. एक तो ये उस ज़माने का रिवाज था, दैट अ मस्जिद कंप्राइज्ड अ मदरसा एंड हॉस्पाइस, कि मस्जिद लाजमी तौर पर मुश्तमिल होगी एक मुसाफिर खाने पर और एक मदरसे पर. एक तो ये रिवाज था, इस वजह से था. दूसरा, बी पार्ट, देयर वर नो प्रॉपर स्कूल्स फॉर फॉर्मल एजुकेशन. रस्मी तालीम, फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, रस्मी तालीम. फॉर्मल, रस्मी एजुकेशन हम सबको पता है.
तो फॉर्मल एजुकेशन का मतलब है रस्मी तालीम। तो उस ज़माने में रस्मी तालीम के लिए स्कूल्स बहुत ज़्यादा दस्तयाब नहीं थे। सो मदरसा वॉज अ पार्ट ऑफ द मस्जिद, इसीलिए मदरसा जो था उसको मस्जिद का हिस्सा बनाया गया। और नंबर सी, थर्ड पार्ट है, हॉर्स पाइस वॉज देयर फॉर इमाम एंड हिज गेस्ट्स। हॉर्स पाइस जो मुसाफिर खाना था, जो मेहमान खाना था, वो किस लिए था? वो इमाम साहब के लिए था और साथ ही साथ उनके मेहमानों के लिए था। तो ये तीन वजूहात हैं। पहले हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी तीन वजूहात हैं कि क्यों मस्जिद में मदरसा और एक मुसाफिर खाना जो मस्जिद का लाजमी हिस्सा क्यों होता था, ये उसका जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया? मस्जिद सोफिया की तामीर किसने की थी? तो द सुल्तान ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मोहम्मद II कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सोफिया। सुल्तान जो थे उस्मानवी हुकूमत के, सल्तनत उस्मानिया के मोहम्मद II, उन्होंने मस्जिद की तामीर की थी। इसके बाद बच्चों अपने बॉक्स क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मस्जिद? क्वेश्चन नंबर 1, ब्लू मस्जिद, नीली मस्जिद की तामीर का आगाज़ किसने किया था? तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मस्जिद वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान अहमद I। ये हमने पढ़ा था, सुल्तान अहमद I के दौरे हुकूमत में जो ब्लू मस्जिद है, नीली मस्जिद है, उसकी तामीर का आगाज़ किया गया था। इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मैंने आपको बताया था कि सुल्तान अहमद मस्जिद जो है ये इन्होंने आगाज़ तो किया था लेकिन ये उसकी कंप्लीशन नहीं देख सके थे। यानी कि जब उसकी इफ्तिताही तकरीब हुई थी तो उसमें सुल्तान अहमद मौजूद नहीं थे क्योंकि वफ़ात पा चुके थे। और कौन थे जिन्होंने उसकी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की थी? वो इसके सक्सेसर जानशीन थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन हुज रेन, ये वही जो हमने भी बात की उसका जवाब है, हुज रेन वॉज द कंस्ट्रक्शन कम्प्लीटेड? किसके दौरे हुकूमत में ये तामीर मुकम्मल हुई थी? तो आंसर इज़ द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा I। मुस्तफ़ा अव्वल के दौरे हुकूमत में इस मस्जिद की जो तामीर थी वो कंप्लीट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर व्हाट पर्पस डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर? क्या मकसद था एक बहुत बड़ी लोहे की भारी जंजीर को वहाँ लटकाने का? तो ये हम ऑलरेडी अपनी कॉम्प्रिहेंशन में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हम पढ़ चुके हैं। बहरहाल मैं एक बार फिर इसको आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। द चेन वॉज हंग देयर, चेन जो जंजीर थी वो वहाँ लटकाई गई थी, सो दैट ताकि द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े, एवरी टाइम, हर बार, ही एंटर्ड द कोर्ट, जब वो दरबार में दाखिल हो, इन ऑर्डर नॉट टू गेट हेड, किस लिए? ताकि एक तो वो अपना सर टकराने से बचा सके, एंड ऑल्सो एज अ सिम्बॉलिक जेस्चर, और साथ ही साथ ये एक इलामती इशारा भी था किसका? टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन, कि जो बादशाह है वो अपना वक्त का हाकिम तो है लेकिन वो अल्लाह के हुजूर अपनी इनकसारी को यकीनी बना सके, आजी को यकीनी बना सके। इस अलामती इशारे के तौर पर चेन को या लोहे की भारी जंजीर को वहाँ पर लटकाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड? तो हमने इसका आंसर पढ़ा था, रॉयल रूम, शाही हुजरा या शाही कमरा किस जगह पर कायम था? तो द रॉयल रूम इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मस्जिद। ये मस्जिद के जनूब मशरकी कोने में, जनूब मशरकी हिस्से में वाक़ था और ये सिर्फ शाही लोगों के लिए, बादशाह के लिए ही मखसूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया की अहम तरीन यादगारों में से, सबसे मुतासिर कुन यादगारों में से कौन सी है? एक जो है द सुल्तान अहमद मस्जिद वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सुल्तान अहमद मस्जिद दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन यादगारों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द मस्जिद हेल्ड? मस्जिद की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो कब मुनक्किद की गई थी? तो ये हम पढ़ चुके हैं बारी बार। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द मस्जिद वाज हेल्ड इन 1616। मस्जिद की जो इफ्तिताही तकरीब है या तकरीब रूनुमाई है वो 1616 में मुनक्किद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज अ सेपरेट रॉयल रूम अटैच टू द मस्जिद? मस्जिद के साथ एक अलग से शाही हुजरा कायम करना या मुंसलिक करने की ज़रूरत क्या थी? आंसर, अ सेपरेट रॉयल रूम वॉज अटैच्ड, एक अलग शाही जो कमरा था, शाही हुजरा था, वो मुंसलिक किया गया टू द मस्जिद, मस्जिद के साथ, टू डिस्कस, ताकि डिस्कस किया जा सके, बहस मुबाहिसा किया जा सके, स्टेट अफेयर्स, रियासती अमूर पर, रियासत के मामलात पर, टू हियर द कंप्लेंट्स ऑफ द कॉमन पीपल, और साथ ही साथ आम रियाया जो आम लोग जो हैं उनकी कंप्लेंट्स को, उनकी शिकायत को भी सुना जा सके। तो स्टेट अफेयर्स मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। स्टेट कहते हैं रियासत को, सल्तनत को, अफेयर्स उसके उमूर या मामलात, तो रियासती उमूर, रियासती मामलात को
रियासती मामलात के ऊपर एक तो गुफ्तगू की जा सके, इसलिए शाही हुजरा मस्जिद के साथ तामीर किया गया था, और साथ ही साथ आम रया आम लोग जो हैं उनकी शिकायत, उनकी कंप्लेंट्स को भी वहाँ पर सुना जा सके, इसके लिए भी वहाँ पर इसको कायम किया गया था। इसके बाद पेज नंबर 86 पर तशरीफ लाएँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो पहला वर्ड जो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ ताकि जी, फर्स्ट वर्ड जो है वो है जी एम्बेलिश। मैंने आपको बताया था कि ये बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है इसमें यूनिट में। तो एम्बेलिश का सिनोनिम बच्चे जो है वो है डेकोरेट, सजाना, आरास्ता करना, ज़िबाइश देना। इंटीग्रेट, यकजा करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। इंटीग्रेट, यकजा करना। इसका सिनोनिम है जी एसिमिलेट। यकजा करना, इकट्ठा करना, जम कर देना। स्प्लेंडर, शान शौकत। स्प्लेंडर, ग्रेंजर, अजमत। शान शौकत, जाहो जलाल या अजमत। मैजेस्टी, अजमत है। किंगशिप इसका सिनोनिम है। किंगशिप। लास्ट है जी इल्यूमिनेट, रोशन करना, लाइट अप। रोशन करना। तो ये हमारा ए पार्ट था जिसमें हमने सिनोनिम ऑफ द वर्ड्स देखने थे। इसके बाद हमने सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स। पहले हमने मुतरादिद देखे हैं, अब हमने मुतजाद देखने हैं, ऑपोजिट देखने हैं। पहला है जी द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट्स। इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का ऑपोजिट हम सबको पता है क्या होगा, अनइम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मुतासिर कुन, अनइम्प्रेसिव गैर मुतासिर कुन। नंबर 2, सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे वसी। और इसका जो आगे 3 ऑप्शन हैं वो है जी स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, पॉपुलेटेड। तो हम स्मॉलेस्ट को टिक करेंगे, ए ऑप्शन। Number 3, MCQ, a heavy iron chain hangs in the upper part of the court, entrance on the western side. Heavy word underline है। इसका एंटोनिम देखना जी बिग, बोल्ड और लाइट। तो बिग, बोल्ड ऑलमोस्ट उसी सेंस में जाते हैं, लाइट, हल्का, ये उसका ऑपोजिट है। इसके बाद है जी द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज adorned with blue paint। अपर लेवल, अपर को अंडरलाइन किया गया है। 3 ऑप्शंस में से लोअर, आउटर एंड हायर। तो फर्स्ट ऑप्शन लोअर जो है वो हायर का और अपर का ऑपोजिट है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कार्पेट्स। कवर्ड विद कार्पेट्स, कवर्ड को अंडरलाइन किया गया है। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, स्प्रेड, एक्सपोज्ड एंड डेकोरेटेड। तो अगर कवर्ड है इसका मतलब है छुपाया गया, तो आप इसका एंटोनिम जब देखेंगे तो वो होगा एक्सपोज्ड, यानी कि इसका बी पार्ट। तो यहाँ तक हमने अपने जो बी सेगमेंट है वो ख़त्म किया। इसके बाद कुछ एब्रीविएशंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके पेपर में तो शायद इस तरह से ना आए, लेकिन बिकॉज इट्स द पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल रूटीन लाइफ, सो इट इज़ इनएविटेबली रिक्वायर्ड टू प्ले अ हीड टू इट, टू पे अ हीड टू इट। और अब हम देखते हैं जी व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशन स्टैंड फॉर। USA, हम सबको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। UK, यूनाइटेड किंगडम, ये पेज नंबर 87 पर है। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, इसको हम आगे चल के अपने यूनिट्स में भी पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होगा। MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। MPhil, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी। PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स। नादरा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। UN, यूनाइटेड नेशंस। ISSB, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। WAPDA, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। PTB, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। MNA, member of National Assembly. MPA, member of Provincial Assembly. IMF, International Monetary Fund. WHO, World Health Organization. WTO, World Trade Organization. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNICEF, United Nations International Children's Educational Fund. तो ये था हमारा अब्रीविएशन का पार्ट। इसके बाद एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बिल्ड करना है वो ये है कि वेयर वी यूज़ फॉर एंड वेयर वी यूज़ सिंस।
हम ये अपने परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, खा फ्यूचर का हो, खा पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो। लेकिन हमें अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि हमने कहाँ पर फॉर यूज़ करना है और कहाँ पर सिंस यूज़ करना है। तो बहुत आसान इसके 2 पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम अब एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे रिलेटेड भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सिंस याद रखें हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम, या स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन। जब भी कोई काम स्टार्ट होने लगे तो उसका जो स्टार्टिंग टाइम है उसको अगर मेंशन किया जाएगा तो सिंस आएगा। फॉर कहाँ पे आता है? फॉर जब भी हम ड्यूरेशन की बात करें, उर्दू में मुद्दत, दौरानिया। हम एग्जैक्ट टाइम ना बता रहे हो बल्कि हम दौरानिया बता रहे हो। मसलन 2 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 2 महीने, 2 साल, 2 सदियाँ, हम दौरानिया बता रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि 2 घंटे कब से कब तक हैं, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हैं, 4 से लेकर 6 तक हैं, 6 से लेकर 8 तक हैं। हमने ये नहीं बताया, हमने बताया 2 घंटे। हमने एक काम का स्पैन बताया, उसकी मुद्दत बताई है, उसका ड्यूरेशन बताया। लेकिन सिंस में हम एग्जैक्ट उसका स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं, स्टार्टिंग टाइम बताते हैं जब भी एक्शन परफॉर्म होना शुरू करता है। अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 88 पे, आप इसको थोड़ा और से देखें। पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स। पहला वर्ड जो है, पहला जो एमसीक्यू वो कहता है आई हैव बीन स्टडिंग डैश 3 आवर्स। अब आप देखेंगे 3 आवर्स जो है 3 घंटे, 3 आवर्स। नाउ वी आर नॉट श्योर which 3 hours are being discussed here. Is it from 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 2? कौन से 3 घंटे हैं? We are not sure about that. हमें इसकी मालूमात नहीं दी गई। लिहाजा चूँकि ये एक ड्यूरेशन है, ये एक मुद्दत है, ये एक दौरानिया है, तो यहाँ पर हमें फॉर पुट करना है, ना कि हमें सिंस पुट करना है। यस, अगर ये लिखा होता कि 3 घंटे पहले, लाइक 12 बजे से, 1 बजे से, 4 बजे से ये काम शुरू किया गया, तो फिर हम इसमें सिंस लगाते हैं। लेकिन चूंकि वो नहीं है, लिहाजा सिर्फ ड्यूरेशन है, तो हमने इसमें फॉर लगाना है। तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी डैश 7 PM। अब 7 PM क्या है? 7 PM इज़ द स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन। 7 PM हमें पता लगा कि काम का आगाज़ कब हुआ था, 7 बजे एग्जैक्ट। तो जब भी काम के आगाज़ का टाइम पता लग जाए तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे, और जहाँ पे मुद्दत पता लगे वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM। तारा हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस 2 weeks, 4 weeks, for 2 weeks. Tara has not been visiting us since March. He has been playing football for a long time, or he has been living in Bangkok since he left school. तो यहाँ पर हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 91 पे। इसमें पहले है चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। हम इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपने खुद से इसको लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। इसका जो बी पार्ट है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल्स, वो हम करने जा रहे हैं। A heavy iron chain hangs in the upper part of the court entrance on the western side. A heavy iron chain. Heavy जो है उसका हमने मीनिंग तलाश करना है। 4 ऑप्शंस में से पहला है easy, light, bold और big। तो ऑब्वियसली इसमें बिग जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इट वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सक्सेसर। सक्सेसर हमने क्या पढ़ा था? जानशीन। 4 ऑप्शंस लिखे आगे, कमिंग आफ्टर, कमिंग बिफोर, सक्सेसफुल और सन। तो इसमें क्या होगा जी? कमिंग आफ्टर। थर्ड MCQ सेज द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अपर, इसके आगे 4 ऑप्शंस हैं, हायर, लोअर, आउटर, सुपर। तो अपर का जो अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग है वो क्या है? हायर। Fourth MCQ says Istanbul, the largest city in Turkey. The largest, सबसे बड़ा। तो इसके आगे 4 ऑप्शन हैं, smallest, greatest, populated और cultivated। तो largest है तो लिहाजा ये populated है, सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद, सबसे ज़्यादा आबादी वाला। Fifth MCQ says it was constructed between 1609 to 1616. Constructed जो है इसको अंडरलाइन किया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, built, borrowed, purchased और lent। तो built जो है वो constructed का सिनोनिम है। Sixth MCQ says interior of a room means, इंटीरियर का मतलब क्या होता है? हमने बताया था कि एक्सटीरियर का ऑपोजिट है, एक्सटीरियर का एंटोनिम है, तो इसका मतलब क्या होगा? इनसाइड, उसका अंदरूनी हिस्सा जो है। सेवंथ अपॉइंटेड मीन्स, अपॉइंटेड मुकर्रर किया जाना, इसका क्या सिनोनिम है? तो सिलेक्टेड, रिजेक्टेड,
कम, हैवी, तो सिलेक्टेड इसका सिनोनिम है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या है जी? बैड लक, ग्रेटली, हॉली और क्लियरली, तो इसका मतलब बैड लक है। नाइन्थ, द वर्ड फ्लैम्बॉयंट मीन्स, इसका क्या मतलब है फ्लैम्बॉयंट का? 4 ऑप्शन जो हैं वो इस तरह से हैं, कलरफुल, हम्बल, सॉफ्ट और नेचुरल। तो कलरफुल इसका जो राइट सिनोनिम है। ब्लू मॉस्क इज अनमैच्ड इन मैजेस्टी, अनमैच्ड को स्टूडेंट्स यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनफिनिश्ड, वेरी सिंपल, न्यू और मैचलेस। तो अनमैच्ड जो है वो क्या है? मैचलेस, जिसका कोई सानी ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो। नाइन्थ MCQ, द सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन, इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन। आगे 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं, क्वालिटी, रिमार्केबल, कैरेक्टर और हिडन। तो इम्प्रेसिव का सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट सिनोनिम है वो है रिमार्केबल, शानदार, मुतासिर कुन। 12th जो MCQ है, इट कंप्राइजेज अ टूम्ब ऑफ द फाउंडर, अ मदरसा एंड द हॉर्स पाइस। हॉर्स पाइस को अंडरलाइन किया गया स्टूडेंट्स। पहला इसका ऑप्शन रूल, वेल, एन, इन और फिन। तो एन, इन, ANINN, जिसका मतलब मैंने आपको लिखा भी था सिनोनिम में जब हम वर्ड मीनिंग्स कह रहे थे, मुसाफिर खाना। तो हॉर्स पाइस चूँकि मुसाफिर खाना, मेहमान खाना है, इसलिए इसका मतलब NN आएगा। ब्लू टाइल्स एम्बेलिश, एम्बेलिश सजाता है, डेकोरेट करता है, एम्बेलिश को अंडरलाइन किया गया। आगे हम इसके मीनिंग्स को देखते हैं जी। डेकोरेट पहला, पैक उसके बाद नॉटली और परमानेंटली। तो पहला जो वर्ड है डेकोरेट वो इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। इसके बाद जी 14th फ्रीक्वेंटेड मीन्स बार बार देखा जाना, बार बार विजिट करना। एडोलेसेंट, विजिटेड, चाइल्डहुड और यंग, तो एक ही वर्ड है विजिटेड। एडॉर्न्ड मीन्स, ये दोबारा एम्बेलिश से मिलता जुलता वर्ड आ गया। एडॉर्न्ड मीन्स सजाया जाना, आरास्ता किया जाना, ज़बाइश की जाना। तो थर्ड ड्रिफ्ट, रन और डेकोरेटेड, तो डेकोरेटेड इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। यहाँ पे हमारा जो है सेकंड लास्ट सेगमेंट इसका वो ख़त्म होता है। लास्ट सेगमेंट हम स्टार्ट करने लगे हैं जो कि ग्रामेटिकल है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। पहला जो हमारे पास इसका ऑप्शन है MCQ का, वो कहता है ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द फैमिली, वो ख़ानदान का सबसे अमीर तरीन आदमी। यहाँ पे आपको इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, इसको किस तरीके से हमने बयान करना है। एडजेक्टिव, हमें सबसे पहले स्टूडेंट समझना है कि एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव अ वर्ड नेमिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ अ मैन, ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ थिंग, सच एज स्वीट, सच एज टॉल, सच एज शॉर्ट, सच एज रेड। तो जो चीज़ मॉडिफाई करे मीनिंग को, is called as adjective. Adjective which modifies the meanings of a noun, pronoun is called as adjective. मसलन मैंने आपको बताया इसमें red, short, tall, sweet, etc. Now adjectives have 3 basic degrees. First degree is called as positive degree. मसलन गुड, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं। गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री। और गुड की सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, राइट। पहले हमने एडजेक्टिव को समझा। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को जो मॉडिफाई करता है उसको हम कहते हैं कि ये एडजेक्टिव है, जो कि उसकी क्वालिटी को, वेदर इट इज़ अ गुड क्वालिटी और अ बैड क्वालिटी, वो अगर उसको मॉडिफाई करता है, हमें मज़ीद उसके बारे में मालूमात देता है, तो हम उस लफ्ज़ को, उस फ्रेज़ को, उस क्लॉज को हम कहेंगे ये एडजेक्टिव है। इसकी मिसालें हैं रेड, शॉर्ट, टॉल, स्वीट एट्सेट्रा। इसकी फर्दर फिर 3 डिग्रीज़ हैं। वो पहली डिग्री को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री विच इज़ गुड, फॉर एग्जांपल
सेकेंड डिग्री इज़ कंपैरेटिव डिग्री विच इज़ बेटर, और थर्ड डिग्री सुपरलेटिव डिग्री विच इज़ बेस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास था द रिचेस्ट, तो अगर हम इसकी डिग्रीज को देखें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रिच, कंपैरेटिव डिग्रीज की बनेगी रिचर, और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी रिचेस्ट। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि रिचेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, एक एडजेक्टिव की। तो आपको इस एमसीक्यू को समझने में आसानी हो जाएगी। चूँकि रिचेस्ट जो है वो किसी शख्स की खूबी को बयान कर रहा है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को फर्दर मॉडिफाई करके फर्दर इन्हांस कर रहा है हमारी नज़र में, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। और एडजेक्टिव की भी कौन सी डिग्री है, ना पॉजिटिव है ना कंपैरेटिव है, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री है। तो पहला जो ऑप्शन था हमारे पास, ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द फैमिली, उसके 4 ऑप्शंस में से पहला था पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव डिग्री में देखें द रिचेस्ट तो नहीं आ रहा ना पॉजिटिव में। उसके बाद है जी कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव में भी रिचेस्ट नहीं आ रहा, रिचर आ रहा है। तो थर्ड डिग्री थी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में यस वी फाइंड के रिचेस्ट इज दी सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। तो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट, और डी ऑप्शन था नो डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, तो ये गलत था। तो सी जो ऑप्शन था वो इसका ठीक था। इसके बाद था आई केम अर्लियर। इसके आगे 3 ऑप्शन हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब, तो ये भी एडजेक्टिव है। थर्ड जो एमसीक्यूज है हमारे पास, द वर्स्ट इज, वर्स्ट जो है उसको आपने देखना है कि वर्स्ट क्या है, ये बैड की कौन सी वाली डिग्री है। अब बैड से बेसिकली ये मिलता नहीं है, लेकिन ये बैड की ही डिग्री है। मसलन जो पॉजिटिव डिग्री है बैड की वो बैड है, उसके बाद कंपैरेटिव जो है वो है वर्स, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है वर्स्ट। तो वर्स्ट जो है वो हमने देखना है कौन सी डिग्री है। तो आगे 4 ऑप्शन जो हैं, पहला है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, ऑब्वियसली नहीं है। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, ऑब्वियसली नहीं है। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, तो सुपरलेटिव डिग्री में वर्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लिहाजा पता लग गया कि सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, एक एडजेक्टिव की, तो ये ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने फोर्थ ऑप्शन दिया था एडवर्ब, तो एडवर्ब ये नहीं है। फोर्थ एमसीक्यू सेज द मॉस्क हैज़ अ स्पेशियस फोर कोर्ट, स्पेशियस फोर कोर्ट। अब ये जो स्पेशियस है ये एक तो मस्जिद को भी मॉडिफाई कर रहा है, उसकी भी क्वालिटी बता रहा है, और फोर कोर्ट जो कि एक नाउन है उसकी भी क्वालिटी हमें बता रहा है कि वो बहुत स्पेशियस है। अगर ये बहुत तंग होता, लिखा होता कंजस्टेड, तो भी ये क्वालिटी थी, वेदर इट इज़ अ बैड और गुड क्वालिटी, लेकिन बहरहाल वो हमें एक नाउन की क्वालिटी तो बता रहा है। तो इसी तरह फोर कोर्ट की यानी कि सहन की जो क्वालिटी है कि वो बहुत वसी और रीज़ है, उसको हम देखें तो उन्होंने लिखा कि इस जुमले में द मॉस्क हैज़ अ स्पेशियस फोर कोर्ट, तो इस जुमले में एडजेक्टिव जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, तो इसमें स्पेशियस जो है वो इसका एडजेक्टिव है। इसके बाद है जी फिफ्थ एमसीक्यू, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क वाज स्टार्टेड इन 1609। मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1609 में हुआ। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब भी हमें कोई लफ्ज़ या कोई फ्रेज़ वो मालूमात दे जिससे हम ये मालूम कर सकें, जिससे हमें ये पता चल जाए कि एक्शन जो परफॉर्म किया गया था वो किस तारीख को किया गया था, वो किस वक्त में किया गया था, तो हम उसको कहते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसी तरह इसमें देखेंगे आपके आगे 4 आपके ऑप्शन हैं, नाउन, वर्ब, फ्रेज़ और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमें चूँकि यहाँ पे ये बात बता रहा है कि मस्जिद की तामीर का जो काम था उसका आगाज़ कब हुआ, किस डेट को हुआ, कौन से सन में हुआ, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसके बाद है स्टूडेंट्स इन द अपर ऑफ द कोर्ट इज़ वर्ब, कंडीशनल क्लॉज, फ्रेज़ और नन ऑफ दीज। तो ये एक फ्रेज़ है, और फ्रेज़ से पहले आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्रेज़ होता क्या है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करके आपको बता देता हूँ। फ्रेज़ आपने याद रखना है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which lacks in
अच्छा जी, इसकी जो डेफिनेशन है पहले वो तो आप समझ लें। फ्रेज वैसे बेसिकली हम एक टुकड़े को कहते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक ग्रुप कैसा वर्ड्स कैसा ग्रुप है विच लैक्स इन सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन और स्ट्रक्चर, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब वाला कम्बिनेशन या स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि या तो इसमें सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगा, लेकिन दोनों नहीं पाए जाते होंगे। इट कैन नॉट कन्वे इट्स फुल मीनिंग ऑन इट्स ओन इन और इन स्टैंड अलोन कंडीशन, ये अपने मतलब को अकेला तनहा मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं कर सकता। इसको अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी ना किसी सेंटेंस का पार्ट बनना पड़ेगा। इस तरह के ग्रुप ऑफ वर्ड को हम क्या कहते हैं कि वो एक फ्रेज़ है। इसकी मिसाल इसी तरह से है, हम इसकी मिसाल ले लेते हैं लाइक आफ्टर द मील। आफ्टर द मील एक फ्रेज़ है। आफ्टर द मील द नाइस टीचर। देखें अब यहाँ पर आपको एक प्रपोजिशन मिल रहा है, यहाँ पर आपको एक नाउन मिल रहा है। ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, ये नाउन फ्रेज़ है, लेकिन अगर आप सिंपल इन ही फ्रेजेस को पढ़ें आफ्टर द मील, तो आफ्टर द मील आपको एक ख़ास पर्टिकुलर मीनिंग तो बता सकता है, लेकिन आप इसे फुल मीनिंग जो है वो ड्राइव नहीं कर सकते। इसी तरह द नाइस टीचर, ये भी एक ख़ास पर्टिकुलर मीनिंग तो आपको बता रहा है, लेकिन अनलेस अनटिल आप इसको किसी सेंटेंस का पार्ट बनाएं कंप्लीट का, तो ये अपना मीनिंग क्लियर नहीं करता। तो ये फ्रेज़ है। लिहाजा इन द अपर ऑफ द कोर्ट, अगर हम अब इस फ्रेज़ को देखें, क्या ये आपको पूरा मीनिंग क्लियर कर रहा है? इन द अपर ऑफ द कोर्ट, आपको इससे ये तो समझ आ रहा है कि कोर्ट के ऊपर वाले हिस्से में कोई चीज़ है, दरबार के ऊपर वाले हिस्से में कोई चीज़ है, लेकिन क्या है, कब है, कहाँ है, किस तरह से हो रहा है, इसका मीनिंग आपको ये फ्रेज़ नहीं दे सकता। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रपोजिशन मिला, तो ये भी एक प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, लेकिन आपको एग्जैक्टली इसके बारे में मालूमात नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसको पूरे किसी सेंटेंस का पार्ट ना बनाएं। लिहाजा चूँकि ये अपना पूरा मीनिंग क्लियर नहीं कर पा रहा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कम्बिनेशन और स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, ये अपने मीनिंग को किसी सेंटेंस से मिलने के बगैर कंप्लीट नहीं कर पा रहा, दैट्स व्हाई विल कॉल इट एज अ फ्रेज़। तो ये एक फ्रेज़ है। इसके बाद होती है द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। आगे तीन आपको प्रपोजिशंस दी गई हैं, आपने उनमें से एक लगानी है। द फ्लोर्स आर कवर्ड फॉर कारपेट्स गलत है, द फ्लोर्स आर कवर्ड टू कारपेट्स बिल्कुल गलत है। तो बचता है द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, तो सेंस सेज या लॉजिक सेज कि आपने इसमें विद अप्लाई करना है। इसके बाद देयर इज़ अ फाउंडेशन विच इज़ रादर स्मॉल, द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ क्या चार ऑप्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है या एडवर्ब है। तो हम देख लेते हैं कि जी ये इसमें से कौन सी चीज़ है। रिलेटिव प्रोनाउन को हमें समझना पड़ेगा। Relative pronouns are the pronouns which relate their subject in the latter part of a sentence. They always be followed So students which relate their subject in the later part of the sentence, मतलब हमने एक बात की, एक सब्जेक्ट के हवाले से बात की, मिसाल मैं आपको दूंगा साथ में, सब्जेक्ट के हवाले से बात की, लेटर पार्ट में आपको उसको दोबारा से उसका नाम ना लेना पड़े, बल्कि आप एक प्रोनाउन लगा दें जो कि उसके पूरे मीनिंग को क्लियर करे, तो ये क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। मसलन हम इसको कह देते हैं द साइकिलिस्ट हु वन the race trained hard. Now this is a complete sentence, और इसके दरमियान में अगर आप देखें तो आपको एक relative pronoun जो कि है who, वो दिखाई दे रहा है। The cyclist, वो साइकिल चलाने वाला, who, जो जीत गया था,
द रेस को ट्रेंड हार्ड, उसने बहुत सख्त मेहनत की थी। अब यहाँ पे साइकिलिस्ट तो हमने शुरू में आगाज़ में अपना नाम ले लिया कि हमारा जो नाउन है या जो हमारा जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो साइकिलिस्ट होगा। लेटर पार्ट में इस साइकिलिस्ट को किसने मेंटेन रखा है, तो वो इस वर्ड ने मेंटेन रखा है, इसने इसको रिलेट किया है बाकी वाले जुमले के साथ। लिहाजा ये वाला जो वर्ड है ये रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाएगा। और अगर आप देखेंगे तो इसके बाद में हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज भी आ रहा है, यानी कि ये पूरा क्लॉज जो है ये हमें इसी नाउन के बारे में बता रहा है। लिहाजा जो भी लफ्ज़, जो भी फ्रेज़, जो भी क्लॉज किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, चाहे वो बुरी है या अच्छी है, उसको बयान करता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये पूरा क्लॉज, ये पूरा फ्रेज़ जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। तो ये मैंने इसकी मिसाल दी थी आपको। रिलेटिव प्रोनाउन की जो बुकिश डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट ऑलवेज फॉर्म्स एडजेक्टिव क्लॉज इन वन विच इज़ यूज्ड टू रेफर टू नाउन्स मेंशन्ड प्रीवियसली, विच, दैट, हुज, हुएवर, हु एंड होम एटसेट्रा। ये सारे जो हैं वो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो द बेस्ट इज़। तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बेस्ट जो है वो क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है जी, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। तो ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमारा जो सी ऑप्शन है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7, इट गेट्स कम्प्लीटेड। वी हैव कम टू एन एंड। और यहाँ पर मैं एक बार इसको रिकैप कर देता हूँ कि हमने आज क्या क्या किया। सबसे पहले हमने मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स अपने प्रीवियस लेक्चर में किए। उसके बाद हमने ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू किया। और नेक्स्ट उस लेक्चर के बाद हम अपने इस लेक्चर में शिफ्ट हुए। इसमें हमने आपको एक्सरसाइज करवाई, हमने शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से स्टार्ट किया, फिर हम बॉक्स क्वेश्चन किए, फिर हमने एक्सरसाइज की, फिर हमने सेंस ऑफ फॉर का कॉन्सेप्ट लिया। उसके बाद हमने जो हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन थे उनमें जो चंद एक टेक्निकलिटीज़ थी, जो कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड करने थे और इस्टेब्लिश करने थे, वो किए। तो कंप्लीट एक्सरसाइज करने के बाद हमारा यूनिट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। मैं इंशाल्लाह आपके पास एक और नए लेक्चर और एक नए यूनिट के साथ हाजिर हूँगा। तब तक अपना बेहतरीन ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बार बार लिख कर अपने यूनिट की, ताकि आपको आपके एग्जामिनेशन में इसका ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।